हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बायोलॉजी का वन शॉट नहीं ला रहे। टेंशन ना लीजिए भैया, बायोलॉजी का भी रेगुलर ही होगा। केमिस्ट्री में आपका एक ही चैप्टर बचा हुआ है, तो काहे का टेंशन। फिर फिजिक्स में आपका बचा कुचा जो है सात, लगभग 6 से 7, वो भी निपट जाएगा। इतना टेंशन काहे मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो चलिए आज हम देख लेते हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर तक देख रखे हैं, प्लेलिस्ट भी सबका बनाया है। अगर आपको दिक्कत होती है वीडियो ढूंढने में तो कहीं मत जाइए भैया, प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। ठीक है। चौथा चैप्टर जो है बायोलॉजी का वो है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। और ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और यहां से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100 में 100% लॉन्ग में पूछे जाते हैं। 100 में 100% का मतलब फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां से शुरुआत होती है। क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा भैया आपका कि मेंडलवाद क्या है। देखिए कई तरीके से पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले ही बता दिया भैया। अब क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आपसे किया जाएगा कि मेंडलवाद क्या है, या फिर मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं। तो मतलब कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब मेंडलवाद का मतलब यह है भैया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, और यहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आता है, इन्होंने भैया अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कुछ किया, कौन से एक्सपेरिमेंट किए, इन्हें सफलता कब मिली, कब से शुरुआत किया, कितने टाइम तक किया, यही सब कुछ मेंडलवाद के अंतर्गत लिखना होता है। ठीक है भैया। लिखेंगे किस तरीके से, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है भैया। तथा आनुवांशिकता के सिद्धांत को समझने के लिए इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। याद रखना भैया, क्वेश्चन बहुविकल्पी में यहां से भी आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो आम, अमरूद, मटर, ऐसे आपका विकल्प दे देगा। तो याद रखना भैया किसका चयन किया था प्यारे बच्चों, तो मटर के पौधे का चयन किया था, मटर पर ही किया। अब यहां पे एक क्वेश्चन अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि इन्होंने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना, तो अभी बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मटर के पौधे का चयन किया भैया, और मेंडल ने 7 वर्षों तक, ये भी ध्यान देना, 7 साल तक इन्होंने, आज के टाइम में आप लोग हो तो भैया हार मान लेते हो बस एक बार में, नहीं कोई टॉपिक आ रहा है छोड़ो यार, काहे माथा पच्ची करना। अब समझिए इनके अंदर कितना ज्यादा साहस था, कितना धैर्य था, कितना ज्यादा मतलब चीजों को सोचने समझने की क्षमता थी कि 7 साल तक डटे रहे। और आप लोग 7 दिन में ही आपकी हालत खराब हो जाती है। तो 7 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधे पर क्या है काम किया था। ठीक, इन्होंने मटर की 34 किस्म, अब ये समझिए कि 34 किस्म, जो 34 इनकी किस्म होती हैं, 34 नस्ल होती है, इन पे काम किया। और जिनमें से 22 पर इन्होंने, यानी इसमें इतनों का चयन किया और 22 पर इन्होंने पूरा रिसर्च किया। और इन्होंने मटर के 7 विपरीत लक्षणों का भी चयन किया था। और ये 7 विपरीत लक्षण वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी ये भी आगे देखेंगे, परेशान नहीं रहना, सब कुछ निपटारा होगा। ठीक है। तो 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया। इन्हीं सिद्धांतों तथा प्रयोगों के आधार पर मेंडल को आनुवांशिकी का क्या है भैया, जनक कहा जाता है। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। ठीक है। आनुवांशिकी की खोज किसने किया, इन्होंने ही। आई बात समझ में भैया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है। ऐसे ही आप क्वेश्चन बैंक वगैरह में इधर उधर ढूंढोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं ना कि भैया रटाना हमारी फितरत में नहीं। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए आ गया भैया, आ गया क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया था।
या बोलेगा कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था। तो भैया ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये शॉर्ट में ही पूछा जाता और ये 100 में 100% पूछा जाने वाला है, इतना भी याद रखना। ठीक है भैया, ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और बहुविकल्पी में चाहे बनाए भाई, बहुविकल्पी में तो यहां से नहीं, लेकिन आपका ये 7 सेट में डेफिनेटली श्योर है, उसमें से भैया आना तय है, चाहे 1 में आए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, लेकिन आएगा। ठीक है, और हर साल आता है, किसी भी ईयर का पेपर उठाओ 2 से 3 सेट में दिखाई पड़ ही जाता है। किसी में बोल देगा 2 विपरीत लक्षणों का, भी भाई 2025 का उठाओ, किसी में बोल देगा 3 विपरीत लक्षणों का, या बोल देगा कितने लक्षणों का चयन किया था, उनके नाम लिखिए, या किसी में 1 नंबर का ही पूछ लेगा कितने लक्षणों का चयन किया था, या 7 का भैया दे देगा कि नाम लिखिए पूरा आपका 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिएगा भैया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7, यहां 7 लिख दिया है भैया, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों का चयन किया था। अब जिसके अंतर्गत इसमें ध्यान देना, इसमें जो 7 लक्षण थे जिनमें इन्होंने भैया वो मटर के बीज के रंग, किसके रंग भैया, मटर के बीज के रंग का चयन किया था, बीज के आकार का, उसके साथ पुष्प का रंग, इस पर काम किया। अगला है पुष्प की स्थिति, फिर है फली का आकार, जो फली होती है, ठीक है, मटर की, उसके बाद तने की लंबाई और फली का रंग। इतने यानी 7 विपरीत जोड़ी वाले लक्षणों पर काम किया था। लेकिन भैया यहां से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका ऐसे भी पूछा जाएगा कि इसमें प्रभावी और अप्रभावी कौन सा है, तो जरा उस पर भी नजर डालते हैं भैया। ठीक है, देखिए एक तरफ हम यहां पे प्रभावी लिख दे रहे हैं, एक तरफ प्रभावी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, ये प्रभावी और अप्रभावी बहुत पूछता है। तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी क्या था, थोड़ा वो ध्यान दीजिए। जैसे बीज का रंग पहला है, तो बीज के रंग में इन्होंने जो पीला रंग का, ध्यान देना बीज का रंग है, तो जो बीज के रंग में, तो भाई बीज का रंग है पीला, तो पीले रंग को इन्होंने प्रभावी माना था, जो पीला रंग है। ठीक है, और हरा रंग का जो बीज होता है उसे अप्रभावी माना था। ठीक है, और बीज के आकार में जो गोल बीज होता है, ठीक है, गोल वाला जो मटर होता है उसे प्रभावी माना गया था। अब प्रभावी अप्रभावी क्या होता है भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो और जो भी झुर्रीदार था, जो झुर्रीदार हरी मटर जो होती है ना, जो पनीर वगैरह में यूज होती है, देखिए वो झुर्रीदार होती है। ठीक है, झुर्रीदार, क्योंकि आपने देखा होगा वो भाई पक जाए, पूरी तरह तैयार भी हो जाए, तब भी सूख कर एकदम झुर्रीदार हो जाती है, गोल नहीं रहती है। अब उसके बाद जो पुष्प का रंग है, पुष्प के रंग में इन्होंने भाई लाल रंग के पुष्प के को क्या है प्रभावी माना था, और सफेद रंग के पुष्प को अप्रभावी माना था। ठीक है, मेंडल ने। और जो पुष्प की स्थिति है, अच्छी जो स्थिति होती है उसको प्रभावी माना था, और जो अंतिम स्थिति होती है वो अप्रभावी। ठीक है, फिर उसके बाद भैया जो फली का आकार होता है, फली के आकार में भाई फली जो होती है मटर की फली, दो उसका 2 शेप होता है, 2 आकार। एक तो होता है फूली हुई, क्या भैया, फूली हुई, और दूसरा जो होता है बच्चों पिचकी हुई। क्या चीज, पिचकी हुई। ठीक है, ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट है भैया कि तने की लंबाई, तने की लंबाई में बच्चों जो लंबा होता है, तने की लंबाई को लेकर के एक लंबा होता है और दूसरा जो होता है भैया वो बौना होता है। ठीक है, जो लंबा होगा वो तो प्रभावी होगा, जो बौना होगा वो अप्रभावी होगा। और फली का रंग में, अब जो फली का रंग, देखिए यहां बीज का रंग था, यहां फली का रंग, अब जो फली का रंग है, जो हरे रंग की फली होती है, ठीक है, हरी हरी जो होती है वो फली प्रभावी होती है, और जो पीली फली होती है, फली हमारे यहां उसको छीमी बोलते हैं, अब आपके यहां क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ठीक है, जो फली है याद रखना,
तो ये होते हैं 7 विपरीत लक्षण। ठीक है, अब इनको भी बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, इग्नोर मत करना मेरे प्यारे रसगुल्लों। टॉपिक जो टॉपिक है काफी लाजवाब है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, आगे चलते हैं फिर। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। चलिए अब आ गया क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए भैया वो कोई भी पौधा चयन कर सकते थे ना, उस भाई क्या कहते हैं, आम, अमरूद, ठीक है, कोई भी पौधा चयन कर सकते, इसके साथ ही बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इन्होंने जाकर के मटर को ही क्यों चुना, क्या कारण था कि मटर के पौधे का चयन किया, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा भैया, बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके चलिए समझते हैं, एक एक करके बढ़िया तरीके से समझते चलते हैं। सबसे पहली चीज, मटर क्या है भैया, मटर का जीवन काल कम होता है, मतलब कम टाइम में ही इसमें फूल व फल आ जाते हैं, जिसके कारण कम समय में ही इस पे रिसर्च किया जा सकता है। अब ऐसा है नहीं भाई, और पौधा होता तो 5 साल 10 साल लग जाते तैयार होने में, फिर फूल व फल आते तब काम होता, लेकिन ये क्या है भाई, 2 से 3 महीने के अंदर ही सब कुछ निपट जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका जीवन काल कम है, या 1 वर्षीय पौधा होता है, यानी 1 वर्ष से कम का ही इसका चक्र होता है। तो लिखेंगे भैया कि यह एक वर्षीय पौधा है, 1 वर्षीय पौधा है, अर्थात इसका जीवन काल कम होता है, ठीक है भैया, इसका जीवन काल कम होगा प्यारे बच्चों, तो कम टाइम पे ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए मेंडल ने इसको चुना। दूसरी चीज यह है कि इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, कहीं भी उगाया जा सकता है। तो भैया इसे क्या है, कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं इसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, एक छोटे से स्थान में आप गमले में भी घर पे छत पर चाहे जहां उगा सकते हो, बालकनी वगैरह में, तो मतलब इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका चयन मेंडल ने किया। ठीक है ना भैया, बहुत सारे कारण हैं। अब इसके अलावा इसमें फूल व फल ज्यादा लगते हैं, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि इसमें फूल व फल अधिक लगते हैं। अब भैया जब फूल व फल ज्यादा लगेंगे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी ग्रहण की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, यही कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है भैया, जैसे अगला है कि इसमें क्या है, कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है, ठीक है, इसमें कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है, ठीक है, यानी कृत्रिम पॉलिनेशन भी आराम से करा सकते हैं। तो ये कुछ कारण है मटर के पौधे का चयन करने का, ठीक है भैया, इतने कारण और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख वाले हैं
कि इसका जीवन काल कम होता है, अर्थात कम समय में ही। ठीक है, इसमें क्या है, आसानी से बहुत, और एक और है भैया, लिख सकते हैं कि इसमें एक ही समय में एक से अधिक लक्षणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी देखा ना भैया, एक ही टाइम पर इसमें बहुत सारी जानकारियां, जैसे 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था, तो इसमें एक समय में बहुत सारे लक्षणों को साथ साथ क्या है उसका भाई उसकी स्टडी की जा सकती है। तो ये था मटर के पौधे का चयन करने का कारण। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों? चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक फिर चलते हैं। लो जी, अब जो टॉपिक आ गया ना, बस इस टॉपिक को भैया भूलिएगा मत, इस टॉपिक को आप भूलिएगा मत कभी। हम ये इतना जरूर कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहां तक कि भैया हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, यहां से अगर क्वेश्चन ना आया हो तब कहिएगा। अब ये टॉपिक है ही इतना ज्यादा कि भाई पूरे चैप्टर का जो मुखिया है वो यही है। अब पूरे चैप्टर का जब मुखिया यही है, भाई मुखिया ऐसा है नहीं कि भाई मुखिया को आप पीछे रख सकते हो, नहीं भैया, सबसे आगे रहेंगे, बाकी टॉपिक उनके पीछे चलेंगे। तो ध्यान देना, मेंडल के वंशागत के नियम, प्यारे बच्चों ये भी ध्यान देने की बात है। अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो भैया 5 नंबर में आएगा, नहीं तो ये 3 नंबर का टॉपिक है। तो भैया ज्यादातर ये 5 नंबर में भी देखने को मिला है, लेकिन 3 नंबर में भी देखने को मिला है। अब वंशागत क्वेश्चन कैसा करेगा भाई, हमने एक हेडिंग के तौर पर यहां पर लिख दिया है इसको, बट ये क्वेश्चन कैसा करेगा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल के वंशागत के नियम की व्याख्या करिए। अब भाई मेंडल के वंशागत संबंधी जो नियम है, 3 नियम है यहां पर प्रमुख, उन तीनों नियमों को लिखना है, तब जाकर के भैया आपका लॉन्ग में पूरा 5 नंबर आएगा। कोई 2 नियम दे देगा कि 2 नियम की व्याख्या करिए, तो भैया 3 नंबर का आ जाएगा, 1.5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रभाविता के नियम को। अब जैसा कि देखिए प्रभाविता का नियम होता क्या है, पहले परिभाषा समझते हैं, फिर इतना बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में स्टोर करेंगे, आप भी याद रखोगे। तो भैया प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए, ठीक है, या फिर हम यूं कह लें कि उसमें निषेचन कराया जाए, ठीक है, संकरण कराया जाए, तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह दबा देता है तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब कह रहा है कि 2 विपरीत लक्षण वाले, अब जैसे 2 विपरीत लक्षण वाले हमने मटर के पौधों को चयन कर लिया, जैसे एक उठा लिया प्यारे बच्चों शुद्ध लंबा, हमने एक मटर का पौधा ले लिया जो कि शुद्ध लंबा पौधा है। और एक चीज ध्यान देना भैया, इसमें एलील चलता है, एलील का मतलब जोड़ा, जैसे शुद्ध लंबा। और एक चीज और आपको बता दे, जो भी इसमें प्रभावी होता है उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और जो अप्रभावी होता है स्मॉल। जैसे लॉन्ग है यहां पे, तो भैया यहां पे जैसे अगर दर्शाएंगे शुद्ध है तो शुद्ध लंबा है, तो यहां पे भाई टाल का मतलब लंबा, तो कैपिटल टी से लिखेंगे। टी एलील का मतलब होता है जोड़ा, एलील में समयुग्मजी विषम युग्मजी चलता है, जैसे दोनों समान है तो समयुग्मजी, और एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तो विषम। तो एक चीज ध्यान देना, और दोनों छोटे हैं, जैसे ये दोनों बड़े में है तो ये प्रभावी कहलाते हैं, ये दोनों छोटे में रहेंगे तो ये अप्रभावी कहलाते हैं। तो कुछ चीजें हैं याद रखो,
ठीक है, प्रभावी व अप्रभावी क्या होता है वही चीज। तो दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का चयन किया हमने, जैसे शुद्ध लंबा लिया तो यहां पे इनके जो एलील हैं दोनों कैपिटल टी हो गए, और उसके बाद भैया शुद्ध बौना, उसके बाद शुद्ध बौना पौधा ले लिया। अब इसको प्यारे बच्चों हमने बताया ना भैया दोनों स्मॉल टी से दर्शाएंगे। जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे के बीच में भाई क्रॉस कराया गया, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, क्रॉस कराया गया, चिन्ह यहां पे क्रॉस का बना दे रहे हैं, क्रॉस कराया गया मतलब यह है कि निषेचन कराया गया शुद्ध लंबे वाले पौधे का शुद्ध बौने वाले से। यहां पे क्या बोल रहा है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए, मतलब निषेचन जैसे करा दिया जाए, तो एक लक्षण जैसे क्या होगा, तो उसके बाद भैया इस पीढ़ी में जो भी संतान आएगी वो क्या हो जाएगी, संकर हो जाएगी। जैसे इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, संकर लंबे, सभी संतानें संकर लंबे होंगे भैया, यानी इसका प्रभावी कैपिटल टी, इसका प्रभावी आ कैपिटल मतलब स्मॉल टी। अब यहां पर अब नियम आप समझ सकते हैं, यहां पर यही बोल रहा है जब क्रॉस कराया जाए तो एक लक्षण क्या करता है, जब दूसरे लक्षण के गुण को दबा दे, जैसा कि भैया शुद्ध लंबे वाले का हमने शुद्ध बौने वाले से संकरण कराया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि इस पीढ़ी में केवल और केवल लंबे वाले गुण दिखाई दे रहे हैं, लंबे वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं, भाई बौना वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इसमें जो कैपिटल टी है वो प्रभावी को दर्शाएगा, स्मॉल टी अप्रभावी, यानी जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी है, ये क्या है, अप्रभावी है। हम यही आपको समझाना चाह रहे थे और आप आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है भैया, यही चीज बता रहे थे। जैसा कि आप उदाहरण स्वरूप ऐसा पूरा लिख सकते हैं कि जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में या पहली पीढ़ी में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सभी संतानें संकर लंबी होती हैं, जिसमें प्रभावी क्या होता है, शुद्ध लंबा प्रभावी होता है और शुद्ध बौना का जो है अप्रभावी है। यानी इसमें अगर आप देखें तो शुद्ध लंबा वाला पौधा शुद्ध बौने वाले पौधे के गुण को दबा दिया, अब दबा देता है जो वही प्रभावी होता है। आई बात समझ में? तो भैया ऐसे लिखने से अच्छा इस तरह से ग्राफ अगर आप इस तरह से भैया बना लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, है ना मजेदार टॉपिक? चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया, आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया? चलिए भैया आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। भैया देखिए ये अलग अलग से भी पूछते हैं, अलग अलग पूछेगा 2 नंबर 3 नंबर में, जरूरी नहीं लॉन्ग में, याद रखना। ये अलग से भी जब पूछता है तो हमने बताया भैया काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछता है। अब पृथक्करण का नियम कहेगा या फिर विसंयोजन का नियम कहता है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा भैया कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को लिखिए, या डायरेक्टली कहेगा कि पृथक्करण के नियम को लिखिए, फिर बोलेगा कि विसंयोजन का नियम क्या है या आनुवांशिकी का विसंयोजन का नियम क्या है। तो ध्यान से समझिए कि अप्रभावी लक्षण, अभी देखा अप्रभावी लक्षण का मतलब जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने में हमने क्रॉस कराया तो जो शुद्ध जो बौना था वो अप्रभावी था, क्योंकि लंबे वाले ने बौने वाले के गुण को दबा दिया था, तो अप्रभावी वहां पे बौना हुआ। अप्रभावी लक्षण है संकर में भले ही विकसित नहीं होता है, आपने देखा कि संकर में केवल लंबे वाले थे, संकर का मतलब हाइब्रिड, तो हाइब्रिड लंबे ही हुए थे। तो वही कह रहा है कि अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होते या भले ही नहीं दिखाई देते, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है तो वो फिर से अपने लक्षण को क्या कर लेता है भैया, प्रकट कर देता है। अर्थात इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, मतलब वो लक्षण पूरी तरह से नहीं हट पाता है, वो लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में फिर से आएगा। तो वही चीज कह रहा है युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसी कारण से इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या फिर विसंयोजन का नियम कहते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है भैया। चलिए इसको ग्राफ से तो और भी लाजवाब तरीके से समझेंगे। अब भैया समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ये शुद्ध लंबा सेम उसी तरीके से आपको समझाएंगे, डोंट वरी। शुद्ध लंबा और उसके बाद भैया ये शुद्ध बौना पौधा है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इसका भैया जो जीन होगा वो दोनों एलील ये होगा, ये दोनों स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बताया था जब आपने क्रॉस कराया तो जो F1 पीढ़ी है भैया, इसमें सभी संतानें क्या थे, इसमें सभी संतानें संकर लंबे, यानी सभी पौधे संकर लंबे थे। किसमें, तो इसको बोलते हैं भैया F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी या F1 पीढ़ी, ठीक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाई प्रभावी अप्रभावी, इसमें जो शुद्ध लंबा वाला होगा वो प्रभावी और बौना वाला अप्रभावी। यहां पर यही तो कह रहा है कि अप्रभावी लक्षण संकर में नहीं दिखाई देते, तो भैया संकर में अप्रभावी यानी बौना लक्षण नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी संतानें, सभी की बात कर रहे हैं, सभी संतानें संकर लंबे होंगे यानी हाइब्रिड लंबे वाले होंगे। लेकिन कह रहा है कि जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण से अलग होगा, मतलब जब फिर से इन्हीं में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्या हो प्यारे बच्चों, इसमें स्वपरागण, जैसे भैया जब इसमें फिर से स्वपरागण करा दिया जाए तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में, ध्यान से समझिएगा, अगली पीढ़ी में भैया जब इसमें स्वपरागण कराएंगे तो अब फिर से ये सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दे जाएंगे। मतलब अब की बार भैया ध्यान से समझना बबुआ, अब की बार आपका शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे भी आएंगे और संकर लंबे भी आएंगे, और उसके बाद फिर से आपका ये शुद्ध बौना भी आ जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर वही चीज तो है, युग्मकों की शुद्धता बनी हुई है। मतलब यह है कि भाई जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने में संकरण कराया गया, तो प्यारे बच्चों यहां पर F1 पीढ़ी में सभी संतानें क्या हुई, सभी की सभी संतानें संकर लंबी हुई। लेकिन कह रहा है कि जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण से जब अलग होगा तो ये F2 पीढ़ी, इसको बोलते हैं F2 पीढ़ी, यानी दूसरी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में होता क्या है भैया, अब जब होगा तो दूसरी पीढ़ी में प्यारे बच्चों ये जो अप्रभावी हैं यानी इनकी युग्मकों की शुद्धता भी वो बनी रहेगी। मतलब इस वाली पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे भी दिखाई पड़ेंगे, आपका फिर से संकर लंबे भी आ जाएंगे, शुद्ध बौने वाले भी आ जाएंगे। और अनुपात अगर पूछ ले तो प्यारे बच्चों ये 1 अनुपात में आता है, ये 2 अनुपात में, ये 1 अनुपात में। यानी इनके बीच का अगर जैसे अनुपात पूछ ले तो भैया अनुपात क्या होता है, कई बार पूछा गया है पृथक्करण के नियम में, भाई पूछता है शुद्ध लंबे संकर लंबे शुद्ध बौने पौधे के बीच का अनुपात, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक है। ध्यान देना ये क्या होता है, रेशियो होता है। तो बात समझ में आ गई, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कुछ भी नहीं रटना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इस जो मेंडल में नियम, मतलब मेंडल का जो नियम है भैया, वंशागति या आनुवंशिकता का जो नियम है, सबसे लॉन्ग यही है, लेकिन इसको हमने सबसे आसान बना दिया है, ठीक है भैया। इसे इसका चेकर बोर्ड बनाने को भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले चलिए हम नियम को समझते हैं, तब उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसको अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है, और ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और हमने बताया ना आपका सभी मिलाकर पूछेगा तो लॉन्ग में 5 नंबर का, नहीं तो भैया आपका जो अलग अलग आएगा तो 2 नंबर का या 3 नंबर का, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब ध्यान देना भैया, इसका नियम क्या है पहले वो देखते हैं। नियम में क्या है कि इस नियम के अनुसार यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो ये कहता है किसी लक्षण के कारक, कारक मतलब जीन, युग्म में से, यानी जो कारक हैं वो युग्म में से अर्थात जोड़े में से कारकों का चयन स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, और यहां पर द्विसंकर क्रॉस में जब मटर के पौधे के लिए मेंडल ने 2 लक्षणों का चयन एक साथ किया, यानी उन्होंने इसमें क्या किया, स्वतंत्र अपव्यूहन में मेंडल ने 2 लक्षणों का साथ साथ अध्ययन किया। जैसे भाई अगर अभी तक हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच किया, तो इन्होंने जैसे पीला व गोल बीज वाला, भाई जैसे पीला और हरा लें तो एक ही लक्षण होगा, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर हम यूं कह लें कि जैसे हरा व मतलब पीला व झुर्रीदार लें, मतलब गोल व झुर्रीदार लें तो भी अलग होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक साथ 2 लक्षण ले लिया। इन्होंने क्या किया, जैसे पीला व गोल बीज ले लिया एक, और एक दूसरा हरा व झुर्रीदार बीज ले लिया, तो 2 लक्षणों का एक साथ चयन किया। तो इन्होंने वही किया कि भैया 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया, तो F1 पीढ़ी में तो सभी बीज दोनों लक्षणों के प्रभावी थे, जैसा कि सभी अभी देखते चले आए। यानी F1 पीढ़ी में जो दोनों लक्षण थे, यानी पीला व गोल, हरा व झुर्रीदार, दोनों प्रभावी थे। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, F2 पीढ़ी के लिए F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो 9:3:3:1 के अनुपात में उनका भाई जो पौधों का है अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भैया, अर्थात F2 पीढ़ी के लिए जो युग्मक मिले उनका अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से हुआ। अब चलिए इसको हम जब समझेंगे ग्राफ से तभी समझ में आएगा, बाकी ऐसा नहीं समझ में आएगा। बाकी भैया इसको चेकर बोर्ड बनाने का बोलता है, ठीक है, या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के लिए बोलेगा कि बोर्ड बनाओ, कभी कभार आ जाता है। कैसे बनाना है साइड में हम लगा दे रहे हैं, थोड़ा साइड हट जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार किस तरीके से, वीडियो को रोक कर आपको इसी तरीके से भैया बना लेना है। ऐसे ही भैया आपको बनाना होता है, ठीक है, बोर्ड को। आई बात समझ में? चलिए भैया अब हम देख लेते हैं बच्चों अपने तरीके से। देखिए इन्होंने, हमने बताया कि मेंडल ने क्या किया कि 2 मतलब लक्षणों का की बार एक साथ चयन किया। जैसे किया भी गोल व पीला, जैसे अगर गोल अकेले करते तो एक लक्षण होता, लेकिन गोल व पीला लिया, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, नहीं गड़बड़ होगा। इन्होंने किया क्या भैया, गोल व पीला लिया, मतलब 2 लक्षण एक साथ ले लिया। अब ये क्या है, गोल व पीला, शुद्ध गोल व पीला बीज लिया, और दूसरी तरफ हरा व झुर्रीदार लिया। कैसा लिया भैया, हरा व झुर्रीदार, क्योंकि आपको पता होगा 7 विपरीत लक्षण वाले में गोल का भैया जो गोल प्रभावी होता है, तो जैसे यहां पे क्या कहते हैं कि जैसे गोल तो उसका प्रभावी झुर्रीदार होता है, तो यहां पे भाई पीला प्रभावी होता है तो हरा अप्रभावी, तो गोल व पीला, हरा व झुर्रीदार, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद जब इन्होंने किया क्या चीज, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसको भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एलील कैसे लिखेंगे तो ध्यान देना, गोल का मतलब कैपिटल R से इसमें दर्शाया जाता है, राउंड का मतलब गोल, ठीक है। और उसके बाद भैया और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा क्या है भैया, दूसरा है आपका येलो, तो दोनों कैपिटल। जो भी ध्यान देना प्रभावी के रूप में होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। इसी का अपोजिट स्मॉल r में अब उल्ट लिख देंगे और स्मॉल y में लिख देंगे, ये अप्रभावी के रूप में होता है। अब हम इसका कराते हैं भैया क्रॉस। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। वैसे जगह कम है लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हैं। हम जब क्रॉस कराएंगे प्यारे बच्चों, तो क्रॉस जब कराते हैं, ठीक है, संकरण कराएंगे, तो एक चीज ध्यान देना, इसमें भैया
सभी संतानें, ध्यान दो क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है F1 पीढ़ी में, क्योंकि इस पीढ़ी को क्या बोलेंगे, इस पीढ़ी को बोलेंगे F1 पीढ़ी। इस पीढ़ी को क्या कहेंगे भैया, F1 पीढ़ी कहेंगे। तो F1 पीढ़ी में सभी बीज दोनों लक्षण के प्रभावी थे। तो मतलब यहां पे इसमें जो होंगे सभी प्रभावी होंगे, यानी गोल व जो पीला होगा वो क्या होगा भैया, ध्यान देना, वो संकर होगा, यानी हाइब्रिड होगा। तो संकर गोल व पीला, गोल व पीला होगा। ठीक है, अब इसमें भैया ध्यान देना, संकर में होंगे हाइब्रिड, यानी इसमें गोल क्या होता है भाई कैपिटल, इसमें का अप्रभावी स्मॉल आर, इसमें का कैपिटल वाई है तो इसमें का स्मॉल वाई, तो ये संकर होगा, हाइब्रिड होगा। फिर जब कह रहा है कि किंतु भाई F2 पीढ़ी के लिए जब F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, मतलब बच्चों अब दूसरी पीढ़ी के लिए, दूसरी पीढ़ी बोले तो जो पीढ़ी F2 होगी, ठीक है भैया, दूसरी पीढ़ी, ठीक है, नीचे जगह ज्यादा नहीं है लेकिन एडजस्ट कर देंगे। दूसरी पीढ़ी के लिए अब कह रहा है कि जब इनका क्या कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, तो दूसरी पीढ़ी में, अब दूसरी पीढ़ी में भैया क्या होंगे, अब यहां पर कह रहा है कि पौधों का स्वपरागण कराने पर अनुपात 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां पे प्राप्त होगा तो अपन लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले होगा गोल व पीला। ठीक है, क्योंकि सभी को लाना है तो गोल व पीला लाएंगे। फिर इसी तरह गोल व हरा, ठीक है, क्या होगा, दूसरा होगा भैया गोल व हरा। ठीक, फिर उसके बाद झुर्रीदार व मतलब गोल व पीला हो गया, गोल व हरा हो गया, फिर झुर्रीदार व पीला लाएंगे, झुर्रीदार व पीला। फिर इसी तरह से भैया क्या हो जाएगा, झुर्रीदार व हरा। अब ध्यान दीजिए, आपको इतना लंबा सा वो जो बोर्ड वगैरह बनाए हैं, ठीक है, जो अभी दिखाया फिगर में, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब इनके बीच का जो रेशियो है वो रेशियो किस अनुपात में होगा, सबसे ज्यादा, एक चीज ध्यान देना, गोल व पीला जो है संकर होंगे भैया, यहां पे आपने देखा संकर गोल व पीला है, यानी सबसे प्रभावी यही होगा, तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा, ये किसके रेशियो में, तो भैया 9 के रेशियो में। उसके बाद जो गोल व हरा होगा ये भी 9, मतलब सॉरी 9 बोल रहे हैं, मतलब ये किसके रेशियो में होगा भैया, ये 3 रेशियो में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। फिर उसके बाद भैया झुर्रीदार व पीला वो भी 3 हो जाएगा। उसके बाद झुर्रीदार व हरा वो केवल और केवल 1, क्योंकि ध्यान देना झुर्रीदार व हरा ये अप्रभावी है और इसके जीन बोले तो भैया वो केवल 1 अनुपात में रहेंगे। तो इनमें अगर देखा जाए तो भैया अनुपात क्या निकल कर आया, क्योंकि हमने बताया ना बहुविकल्पी में भी भैया बहुत पूछता है, तो जो अनुपात निकल कर आया इन सभी में वो आया 9:3:3:1। ठीक है भैया, और इसको कई बार पूछा गया है, वो चीज हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको ये बोर्ड भी बना लेना है। ठीक है भैया, यहां पे जगह तो है नहीं प्यारे बच्चों, इसको F2 पीढ़ी, ठीक है, F2 पीढ़ी दर्शा देना, हो गया आपका। ठीक, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस बिना मतलब के आप लोग परेशान हो जाते हो। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक है मेंडलवाद के अपवाद। अब देखिए मेंडल, अभी तक तो भैया आपने मेंडल के नियम को देखा, अब मेंडल के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, मेंडल के मतलब कुछ ऐसे हैं जो मेंडल के नियम का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं।
अब ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि मेंडल के अपवाद लिखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं करेगा। क्वेश्चन इस तरीके से करेगा कि भैया ये जो हमने लिखा है, क्वेश्चन करेगा बच्चों अपूर्ण प्रभाविता का नियम लिखिए, जो कि आता है हर साल। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु प्रभाविता, तो भैया कई टॉपिक हैं, उनमें से घुमा फिरा कर देता रहता है। ठीक है, याद रखना 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में से ये भी एक है। तो अभी तक तो मेंडल ने यही बताया कि जब शुद्ध लंबे, जैसे कोई शुद्ध है और मतलब प्रभावी और अप्रभावी में, भाई प्रभाविता का नियम, भाई जो आपने भी देखा, तो प्रभाविता के नियम में यही था कि जब शुद्ध कोई है और एक क्या है भाई उसी का अपोजिट एलील है, उसमें क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में केवल और केवल शुद्ध वाले के लक्षण दिखाई पड़ते थे, यानी तो प्रभावी लक्षण थे, और वही प्रभाविता का नियम होता था। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, जब वो पूरी तरह उस नियम पर लागू ही ना हो। अपूर्ण प्रभाविता ये कहता है कि दो विपरीत लक्षण के बीच जब क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी, दोनों जगह प्रभावी लिखा है, प्रभावी या अप्रभावी ना होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे मेंडल ने यह बताया कि कोई लाल रंग का फूल है, उसके बाद सफेद रंग का फूल है, तो भैया होना चाहिए किस रंग का, तो यहां पे संकर लाल होना चाहिए, तब वो नियम। फिर इन्होंने बताया कि जैसे बता दिया कि पीले रंग का पुष्प वाला है कोई, फिर बता दिया कि भैया लाल रंग का पुष्प वाला है, तो इस पीढ़ी में जो आना चाहिए संकर लाल पीला आना चाहिए, तब वो प्रभावी होगा। फिर बताया कि शुद्ध क्या इन्होंने बताया कि शुद्ध लंबा पौधा ले लो, उसके बाद बौना ले लो, फिर उसके बाद जब क्रॉस कराओ तो यहां पे शुद्ध लंबा आना चाहिए, यानी संकर लंबा, तब वो प्रभावी होगा। लेकिन ये जो अपूर्ण प्रभाविता होता है भैया, वो इन जगहों पर लागू ही नहीं होगा। अब की बार क्या होगा, कह रहा है कि जब कोई दो विपरीत लक्षण उठा लो। अब ये जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं भैया गुला बांस पे, किस पे भैया, गुला बांस। अब गुला बांस क्या है, गुला बांस आप सभी जानते होंगे, बस नाम हो सकता है नहीं पता हो। गुला बांस कहते हैं या इसी को मिराबिलिस जलापा बोलते हैं, जलापा, या इसी को 4 बजे का फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, 4 बजे का फूल, 4 बजे का फूल, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, अब ये भैया 4 बजे का फूल, मिराबिलिस जलापा या फिर गुला बांस कौन सा फूल है, फिगर में साइड में आप देख सकते हैं, और इस फूल से आप बखूबी वाकिफ होंगे। ठीक है, ये अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और 4 बजे का फूल इसलिए क्योंकि ये बड़ा नाजुक होता है, सुबह सुबह ही अच्छा खिला रहता है, लेकिन धूप निकलते निकलते और धूप जैसे ही निकलता है ये सिकुड़ने लगता है, मतलब बहुत जल्दी कुम्हला जाता है। इसमें क्या किया मेंडल, भाई ये मेंडल के नियम पर पूरी तरह लागू ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाल पुष्प वाला, जैसे इसमें भाई लाल पुष्प वाला, लाल पुष्प के पौधे का चयन किया गया और उसके बाद सफेद पुष्प के पौधे का चयन किया गया मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प में। अब जैसे भैया यहां पे भैया इसका मानेंगे कैपिटल आर, और इसमें ऐसा नहीं है कि व्हाइट में मतलब सफेद होता, नहीं, जो आप भाई माने हो उसी का अपोजिट है तो वो स्मॉल में हो जाता है, इतना याद रखना। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों इसमें क्रॉस कराया गया। अब आपके अनुसार से भाई क्या होना चाहिए, आपके अनुसार या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में क्या होना चाहिए, इन्होंने भाई इनके अनुसार तो यही होना चाहिए कि F1 पीढ़ी में संकर लाल पुष्प वाले पौधे होने चाहिए। ठीक है, यही होने चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा भैया, क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। लेकिन यहां बोल रहा है अपूर्ण प्रभाविता। अब जब लाल और सफेद पे पूरी तरह से जब संकरण
कराएंगे तो यहां पे संकर लाल वाला होना चाहिए, लेकिन अब की बार ना तो ये हावी हो पूरी तरह, ना तो इसके लक्षण हावी हो, कोई बीच वाला लक्षण आ जाए, जैसे गुलाबी रंग का पुष्प आ जाए। क्या कि भैया आ जाए गुलाबी, ठीक है, क्योंकि वो फूल गुलाबी रंग का ही होता है, तो गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हो जाएं। ठीक है भैया, बाकी आपका ये तो रहेगा ही। तो गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे चले आए किसमें, F1 पीढ़ी में। तो ये हो जाएगा क्या चीज, आपका अपूर्ण प्रभाविता। क्योंकि जब हमने लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, संकर लाल होना चाहिए था, हाइब्रिड वाले, यानी लाल रंग के पुष्प तब प्रभावी होता। यानी अब ना तो लाल वाला है ना इसके लक्षण, यानी इनके दोनों के बीच का लक्षण है कोई, जैसे गुलाबी रंग का फूल आ गया तो क्या बन गया भैया, अपूर्ण प्रभाविता। आई बात समझ में। आप हिंदी भी इस तरह ग्राफ ना जैसे नहीं बना सकते, हिंदी में पूरा आप लिख दीजिए उदाहरण स्वरूप, क्योंकि उदाहरण देना होगा। लिखेंगे कि जैसे गुलाबांस के लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच जब कराया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी में जो पौधा तैयार होता है वो लाल पुष्प वाला और सफेद पुष्प वाला ना होकर के गुलाबी रंग के पुष्प वाला पौधा तैयार होता है। यही क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है बस। नहीं तो आप ऐसा ग्राफ बना दो, एकदम सिंपल सा है भैया, आपकी मर्जी। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया। चलिए अब समझ में आ गया। अब इसमें भी वही चीज, अगर जैसे फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे दूसरी पीढ़ी में, फिर से वही लक्षण लाल सफेद गुलाबी वाला फिर से आ जाएगा। लेकिन इतना ध्यान देना, ये आपका अपूर्ण प्रभाविता का है। आगे देखते हैं भैया, अगला जो है अपूर्ण प्रभाविता में वो है प्यारे बच्चों सह प्रभाविता। ठीक है, ये सब अपवाद हैं लेकिन पूछे बहुत जाते हैं। सह प्रभाविता, सह का मतलब ही होता है साथ। अब की बार दो विपरीत लक्षण हो और उन दोनों के लक्षण साथ साथ चले, यानी अब की बार दोनों के लक्षण। इसके पहले मेंडल ने यही बताया था कि जब हम दो विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे पहली पीढ़ी में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर प्रभावी अप्रभावी दोनों के लक्षण जाएंगे। चाहे जैसे लंबा है बौना है तो दोनों के, लंबा और बौना दोनों के लक्षण, लाल पुष्प है सफेद पुष्प है दोनों के लक्षण जाएं। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे क्या हो जाए, जब दो मतलब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे कोई पशु ले लेते हैं, ठीक है भैया, ये एग्जाम्पल कोई किसी पशु में सेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक पशु ले ले, तो भैया मान लेते हैं कि वो लाल रंग का है, लाल रंग का है। जैसे गाय वगैरह में ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, लाल रंग का पशु है। ठीक है, और एक तरफ कोई सफेद रंग का, ठीक है भैया, का पशु है। अब अगर हम बात कराएं भैया, तो इसमें जब क्या होगा, इसमें भाई ये लाल रंग का है तो एलील क्या होगा, आर आर। इसमें इसका अपोजिट स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसके बीच में भैया एक चीज ध्यान देना, अब F1 पीढ़ी में भाई मेंडल ने तो यही बताया कि अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो संतानें होंगी F1 पीढ़ी में वो सभी यही होंगी जो प्रभावी है, क्योंकि लाल प्रभावी है सफेद अप्रभावी है, तो लाल रंग वाले ही सारे जो संतानें उत्पन्न होंगे, सारे बच्चे होंगे वो लाल रंग के होने चाहिए। लेकिन अब की बार इनका भी लक्षण इसमें जाए और इनका भी लक्षण इसमें जाए F1 पीढ़ी वाले में, और यहां पर भैया जब दोनों का लक्षण जाए तो एक भैया दोनों के लक्षण जब मिला, भाई जैसे लाल है सफेद है मिला जुला है, तो मिला जुला वाले जो क्या कहते हैं तालमेल को, याद आया कुछ, चित कबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित कबरा। ठीक, चित कबरा रंग। तो चित कबरा रंग का कोई
भाई संतान उत्पन्न होता है, ठीक है, चितकबरा रंग का। तो किसमें? F1 पीढ़ी में चितकबरा रंग का, क्योंकि इसमें भैया क्या है, सफेद वाले भी लक्षण हैं लाल वाले, क्योंकि लाल और सफेद जब जगह जगह चित्ती पड़ी रहेगी तभी जाकर के तो चितकबरा कहलाता है। इसी तरह से क्या होता है भैया, दूसरा जैसे एक एग्जांपल आपको हम बता दें, और मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति, मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति, भैया ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है भाई। जैसे किसी का ये माता का O है, पिता का जैसे AB है, ठीक, तो उनकी संतानों में ध्यान देना, माता और पिता में के ही जो ब्लड ग्रुप हैं वो उनकी संतानों तक पहुंचेंगे, ठीक है, याद रखना। हो सकता है 50-50% रहे, हो सकता है भैया 25% करके जाएं, तो ठीक है, इस तरह से जाएं। तो याद रखना ये भी होता है कि जो भाई मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति होती है, ब्लड ग्रुप होता है, वो भी माता पिता से ही ब्लड ग्रुप संतानों में जाते हैं, दोनों सामूहिक रूप से, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, सह प्रभाविता, क्योंकि इन दोनों के लक्षण भैया इसमें क्या है, साथ साथ इसमें आए हैं, ठीक है, ये हो जाता है सह प्रभाविता। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब हो गया ये आपका, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है बहुप्रभाविता। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता में होता क्या है भैया, देखिए अपूर्ण प्रभाविता में आपने ये देखा कि पूरी तरह ना तो भाई प्रभावी वाला हावी हो सके, ना अप्रभावी वाला हावी हो सके, तो वो अपूर्ण प्रभाविता। फिर आपने सप्रभाविता में देखा कि दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी हो। फिर अब है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता में भैया नाम है, बहु का मतलब बहुत सारे। अब की बार क्या होगा कि जब कोई एक ही जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को ही वो अकेले नियंत्रित व नियमित करे, तो भैया इसे बोलते हैं बहुप्रभाविता। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो परिभाषा देखते हैं कि जब कोई जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित अथवा नियंत्रित व नियमित करता है, ठीक है, लिख सकते हैं नियंत्रित व नियमित करता है, तो इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे भैया कोई एक ही जीन मान लेते हैं, कोई एक ही जीन, भाई जैसे कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, उसमें कोई क्या करता है, एक ही जीन जैसे कई लक्षणों को नियंत्रित कर दे, ठीक है, कई लक्षणों को नियंत्रित कर दे। जैसा पहला है पौधे की लंबाई, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन हो गया। उसके बाद भैया जैसे पुष्प का रंग हो गया, फिर उसके बाद पत्ती का आकार वगैरह हो गया। तो इन सब के मान लेते हैं जो भी परिवर्तन होता है उन सबको भाई एक ही जीन क्या करे, नियंत्रित करे, एक ही जीन सारा काम अकेले करे, ठीक है, तो वो हो जाता है बहुप्रभाविता। या फिर जैसे आप सिकल सेल एनीमिया या एनीमिया अकेले लिखिए, एनीमिया अकेले लिखिए भैया, या सिकल सेल एनीमिया बोलिए। इसमें जैसे बहुत सारे लक्षण हैं और उन लक्षणों को कोई एक ही जीन नियंत्रित करे। जैसे इसमें है भैया आरबीसी के आकार में परिवर्तन के, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी के आकार में परिवर्तन, ठीक है, आरबीसी के आकार में क्या है, परिवर्तन। और उसके बाद दूसरा जैसे है भैया रक्तचाप हो गया, ठीक है, रक्तचाप हो गया। उसके अलावा जैसे सिर दर्द वगैरह हो गया, ठीक, सिर दर्द हो गया। उसके बाद दृष्टि कमजोर होना, नजर कमजोर हो जाना, ठीक है, वही चीज।
इन सब लक्षणों को कोई एक ही जीन नियंत्रित करे तो वो हो जाएगा बहुप्रभाविता, यानी बहुत सारे लक्षणों को कोई एक जीन क्या कर रहा है भैया, कोई एक ही जीन क्या है, इन सारे लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा बहुप्रभाविता में। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक। जितने टॉपिक हैं बहुत सारे, अब तो और भी आगे आने वाले टॉपिक सिंपल वाले हैं, टेंशन नहीं लेना बबुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा हम पानी पी लें भैया। देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये अपना क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भाई शुरू से आप पढ़ते चले आए हैं कि मनुष्यों में क्रोमोसोम्स बोले तो कितने होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 होती है। कितनी संख्या, ध्यान से समझिए भैया, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। समझना, ये इतना जो लिखा है ना अभी आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। ठीक है भैया, तो 46 होते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों 46 कह लें या हम यूं कह सकते हैं 23 जोड़ी। क्या कह सकते हैं, 23 जोड़ी। अब इसमें से भैया जो 44 गुणसूत्र होते हैं या 22 जोड़ी कह लें, या क्या कह लें 22 जोड़ी, वो क्या होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और ये स्त्री पुरुष में बराबर होते हैं, मतलब जितने स्त्री में होते हैं उतने ही पुरुष में ही। और उसके बाद भैया जो एक जोड़ी या फिर 2 गुणसूत्र या कह लें 1 जोड़ी गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है, इसी को लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। और यही क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है। अब भाई पुरुष के शुक्राणु में और महिला के अंडाणु में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो भैया पुरुषों में प्यारे बच्चों, पुरुष के शुक्राणु में भैया कितना होता है, अगर दैहिक 22 जोड़ी है तो भैया ध्यान से समझना, अभी हमने बताया कि भाई पुरुष में जो शुक्राणु होगा वो गुणसूत्र उसका X और Y होता है, और जो महिला होती है भैया उसमें दोनों अंडाणु X और X ही होते हैं, यानी दोनों उसमें समान होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये समझना कि भाई पुरुष में अगर हम कहेंगे तो पुरुष में अब 22 प्लस X एक हो जाएगा, दूसरा 22 प्लस क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, यानी पुरुष के शुक्राणु ये हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 22 जोड़ी तो आपका भैया दैहिक गुणसूत्र होता है। अब महिला वाले में कहेंगे तो महिला वाले में तो दोनों 22 प्लस X ही होंगे। अब जब पुरुष का 22 प्लस X वाला महिला के 22 प्लस X से जुड़ेगा तो जरा ये बताना 44 प्लस XX होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो भैया इस तरह से ये 44 और प्लस ये 2 मिलकर 46 टोटल कंप्लीट हो गए। अब जब XX होता है तो मतलब लड़की का जन्म होगा, क्योंकि भैया इसमें दोनों गुणसूत्र बराबर होते हैं। अब इसी तरह से जब भैया 44 प्लस यानी Y और यहां महिला का 44 मतलब X ले लो, ये 44 प्लस Y और यहां से आप यहां से Y वाला उठाओ, यहां का X वाला, तो जब 44 प्लस X हो जाएगा इसका मतलब ये लड़के का जन्म हो जाएगा। तो ये होता है पूरा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, यानी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो भैया अभी हमने बताया कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पहला होता है भैया कायिक या दैहिक गुणसूत्र, या दैहिक या कायिक आगे पीछे चाहे जो लिखो, कि दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अब देखिए 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, जिन्हें भैया कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। अभी हमने बताया ये 22 जोड़ी होते हैं या संख्या में 44 मान लीजिए।
जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। इनको भैया एक जोड़ी मतलब संख्या में भैया आप 2 मान सकते हो, ठीक है। एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, जो मादा में XX तथा पुरुष में X तथा Y होता है। अभी आपको बताया हमने। अर्थात युग्मक जनन के समय, देखिए युग्मक जनन के समय का मतलब यह होता है कि भैया जब शुक्र जनन, अंडाणु जनन आपने पढ़ा है, जब उसमें से निकलता है तो भैया अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक का निर्माण होता है। मतलब जिसमें स्त्री में बने दोनों अंडाणु 22+X होते हैं। अभी बताया ना भैया कि जो पुरुष होंगे प्यारे बच्चों, इनमें एक तो क्या होगा 22+X होगा, दूसरा 22+Y होगा, और जो महिला होगी भैया, महिला में एक 22+X होगा और दूसरा भी 22+X ही होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्त्री में बने दोनों युग्मक 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं और पुरुष में 2 प्रकार के, एक 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। अब निषेचन के समय जब भाई मेल और फीमेल, जब ये दोनों युग्मक मिलेंगे, मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, तो जब निषेचन होगा भैया, तो निषेचन के समय नर से प्राप्त जो शुक्राणु होगा, जब वो अंडाणु से मिलता है तो 22+XX 22+XY का निर्माण होता है। मतलब वही चीज, जब 22+X इसमें का 22+X इसमें का बन जाएगा तो 44+XX बन जाएगा भैया, ठीक है। अब इसमें का 22+X और 22+XY मिलेगा तो 44+XY हो जाएगा। तो वही चीज तो कह रहा है, तो जब मिलता है तो 44+XX और उसके बाद तथा 44+XY का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार लिंग का निर्धारण है वो शुक्राणु से होता है। मतलब यूं कह लें, अगर कभी क्वेश्चन आए कि मानव में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो भैया वो पिता के गुणसूत्र से होगा। मतलब किसके गुणसूत्र से, पिता के। यानी लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, पुरुष की होती है, ठीक है भैया। यानी पिता का गुणसूत्र ही प्रमुख, क्योंकि स्त्रियों में तो दोनों समान होते हैं। अब लड़का होगा कि लड़की होगी, इस बात का भैया निर्धारण पुरुष के ही गुणसूत्र से होता है, ठीक। तो आई बात समझ में, सिंपल सा टॉपिक है, आई होप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भैया, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे। देखिए यहां क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, एक मानव में लिंग निर्धारण, दूसरा मधुमक्खी में, और कभी कभार पक्षियों में ही, ठीक है। तो भैया हम 2 देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी जो पक्षियों में है वो भी बताएंगे। जैसे 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन अलग से जब लाएंगे, 2 नंबर वाला जब जो बचा खुचा होगा 1-2 टॉपिक, पहली बात तो ज्यादातर 90+ टॉपिक तो फिनिश ही कर रहे हैं। बचा खुचा 1-2 नंबर वाला हम जो इधर उधर है ना बता रहे हैं ना, जब लाएंगे सीरीज 1-2 नंबर वाले 3 नंबर क्वेश्चन छोटे टॉपिक उसमें निपटाएंगे, ठीक है। बाकी 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला वही छूट रहा है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वाले एक भी नहीं छूट रहे हैं, इसलिए इस चक्कर में न रहना, ठीक है भैया। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किस तरह से। तो प्यारे बच्चों, मधुमक्खियों में सबसे पहले यह जानना आपको जरूरी है कि 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। कौन कौन सी भैया, रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरा नर या फिर ड्रोन मधुमक्खी। अब ध्यान से समझिए कि जो रानी मधुमक्खी होती है, इसका जो विकास होता है वो निषेचित अंडे से होता है, तथा श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है। मतलब भैया जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या है, निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। कहां से भैया, निषेचित अंडे से, ठीक है। बहुविकल्पी में पूछ लेता है कभी कभार। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से, और उसके बाद जो है श्रमिक मधुमक्खी जो है भैया
वो भी निषेचित अंडे से ही पैदा होती है। ठीक है, जबकि नर मधुमक्खी का जो विकास होता है वो अनिषेचित अंडे से ही, मतलब इसका जो विकास होता है वो भैया वो अनिषेचित अंडे से ही हो जाता है। यानी जिस अंडे में जो जेली की मात्रा, जो शहद होता है ना, पोषण, जो पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, निषेचित अंडे होते हैं, उन्हीं से रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी का जन्म होता है। और जबकि जो जेली की मात्रा जिसमें नहीं होती है, जो अनिषेचित अंडे होते हैं, उनसे जाकर के नर मधुमक्खी या ड्रोन मधुमक्खी का जन्म होता है। ठीक है, और रानी मधुमक्खी तथा नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। मतलब भैया इसमें संतान की उत्पत्ति कैसे होती है कि जब रानी मधुमक्खी, ये रानी मधुमक्खी है, नर मधुमक्खी, यानी इनका क्या होता है, संलयन होता है, संयुग्मन होता है, मेटिंग होती है, हम कुछ भी कह लें, कि नर मधुमक्खी जिसको ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं और रानी मधुमक्खी का संलयन होता है, तभी जाकर के संतान उत्पन्न होती है। यानी इन दोनों का काम क्या है, संतान उत्पन्न करना। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। यानी जो श्रमिक होती है, नाम ही है श्रमिक, श्रमिक का मतलब ही होता है भैया मजदूर, तो ये इसका काम ये होता है फूलों से रस को चूस कर ला करके इकट्ठा करना। और इसमें भैया संतान ये उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जननांग होते हैं इनमें क्या है, वो विकसित नहीं होते हैं। यही कारण है भाई नर मधुमक्खी का हमने बताया ना, इसका काम केवल और केवल संतान उत्पन्न करना, क्योंकि ये क्या, इनमें जननांग अविकसित होते हैं, इसलिए रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी के साथ संलयन करके क्या है, संतान उत्पन्न करती है। ठीक है, इस तरह से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात क्या है भैया, संतानें उत्पन्न होती हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भैया लिंग संलग्न वंशागत क्या है और उदाहरण सहित समझाना है। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, ये परिभाषा कभी कभार पूछता है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है ना वो इंटरेस्टिंग है, वो अक्सर पूछता है कि लिंग संलग्न वंशागति या लिंग संलग्न लक्षण पूछता है। वंशागति की जगह लक्षण ही पूछ लेगा क्या होता है, या लिंग संलग्न रोग कह देगा, कई तरीके से पूछता है कि लिंग संलग्न वंशागत क्या होती है। ठीक है, देखिए प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। मतलब इनका संबंध क्या होता है, सीधे लिंग गुणसूत्र से होता है। यही कारण है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं और ये भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इनमें अगर हम बात कर लें भैया, 3 प्रकार के लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, एक एक्स संलग्न, एक वाई संलग्न, एक एक्स वाई संलग्न। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो है एक्स संलग्न लक्षण, क्योंकि यही के ही एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो भाई परिभाषा आ गया ना, तो परिभाषा समझ में आ गया, तो कुछ नहीं करना। इसमें मैंने बताया कि कुछ मतलब प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षण की वंशागत क्या है, उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उनकी जो वंशागति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और इनका संबंध क्या है, लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक, जिसमें पहला आपका है भैया वर्णांधता। पहला क्या है, और वर्णांधता। और प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर ब्लाइंड, या जिसको लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन कहेगा कि वर्णांधता क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे करेगा कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्णांधता होता क्या है। तो भैया वर्णांधता एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। अभी देखा एक्स वाई, अभी हमने बताया ना एक्स
एक होता है जैसे एक्स संलग्न, एक्स में आएगा आपका वर्णांधता, दूसरा देखेंगे भी हीमोफीलिया, वाई वाले में कर्ण पल्लव पर बाल वगैरह का, एक्स संलग्न में जो है हृदय रोग वगैरह आ जाता है। ठीक, तो हमें पढ़ना ज्यादा एक्स ही है, याद रखना। तो ये क्या होता है, एक एक्स संलग्न, क्योंकि बहुविकल्पी में ही आ जाता है, वर्णांधता है, एक्स संलग्न, वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न, याद रखना। तो ये एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें रोग कारक जो जीन है एक्स गुणसूत्र पर होता है, मतलब इसमें जो प्रभावी जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर ही कुंडली मारकर बैठ जाएगा, इसलिए भैया क्या है, वो एक्स गुणसूत्र को प्रभावित कर देता है। और इसमें वाहक जो होती है, फैलाने का काम जो करती हैं, वाहक स्त्रियां होती हैं, क्योंकि ये एक्स संलग्न है। स्त्रियों में गुणसूत्र भी एक्स ही होता है, दोनों, ठीक है, याद रखना। तो वही चीज है कि इसमें रोग कारक जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता है भैया। इसी कारण से इसे लाल, मतलब इसी कारण से वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक, और इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब हाँ, लाल हरा अंधापन कहा जाता है। कारण क्या है भैया, हमने बताया ना कि इसमें लाल रंग और हरे रंग में अंतर नहीं बता सकता है व्यक्ति। पता चले भाई रेलवे में ड्राइवर बना दो, वही है ना कि न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। क्योंकि भैया लाल सिग्नल है कि हरा सिग्नल है पता ही नहीं चलेगा, तो इससे हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो समझ में आ गया भैया। तो ये हो जाएगा वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता क्या है, और वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, अगला है भैया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है प्यारे बच्चों, ये टॉपिक भी देखिए, जितने टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट है भैया, हमने आपको ऑलरेडी बताया है पहले ही। हीमोफीलिया क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, देखिए ये भी क्या है, सबसे पहले जान ले, एक्स संलग्न रोग ये भी है। हमको सामान्यता ये पता है, अक्सर हम ये जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो 5 मिनट के अंदर, या मैक्सिमम टाइम लगेगा 5 मिनट या उससे ज्यादा थोड़ा लग सकता है, इतने टाइम में जो क्या है, रक्त का थक्का बनने लगता है, यानी जो खून है जमने लगेगा। ठीक है, रक्त का प्रवाह धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति को चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही ना, ठीक है, या अगर बनता है तो बहुत देर में बनता है, और तब तक तो आदमी का काम वैसे ही तमाम हो जाएगा। ठीक, तो इस विकार को या इस रोग को या इस दोष को भैया क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हीमोफीलिया, या इसी को भाई, क्योंकि इसमें क्या है, अत्यधिक रक्त प्रवाह के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि इस व्यक्ति को ब्लीडर रोग, मतलब इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन किया जाता है हीमोफीलिया क्या है, इसे ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए हमने बताया सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो 5 से 10 मिनट में रक्त जमने लगता है, अर्थात रक्त का थक्का बनने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, या बहुत देरी से जमता है, बहुत देरी से, घंटे 2 घंटे लग जाए, तब तक तो बताया ना आदमी का काम तमाम वैसे ही हो जाएगा, तब इस रोग को या इस विकार को हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें चोट लगने के बाद निरंतर रुधिर का स्राव होता रहता है, मतलब रक्त का प्रवाह होता रहता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है। ध्यान देना, रक्त का थक्का ना बनने के कारण ही इसे ब्लीडर रोग कहा जाता है। रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण ही ऐसा होता है। और ये भी क्या होता है भैया, ये भी एक एक्स संलग्न रोग है। अगर आ जाए तो ध्यान देना, ये भी क्या है भैया, एक एक्स संलग्न रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया भी। ठीक, इसमें भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिखेंगे थोड़ा, यह भी एक एक्स संलग्न रोग है।
ठीक है, एक्स सहलग्न है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया गुणसूत्रीय विकार, कि मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकार कैसे होते हैं। इसमें एकादि सूत्रता, एकल सूत्रता, ये सभी चलता है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो गुणसूत्रीय विकार में ऐसा नहीं पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार लिखिए, नहीं भैया, क्वेश्चन करेगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, पूछा जाता है। या फिर ऐसे पूछेगा किसी एकादि सूत्रता रोग का नाम लिखिए तथा इसके बारे में लिखिए, एकादि सूत्रता। ठीक है, तो याद रखना कि वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, डाउन सिंड्रोम क्या है भैया, इतना कहानी समझने से पहले प्यारे बच्चों इसको आप केवल और केवल समझने का प्रयास ये करिए, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जरा गौर से समझिए भैया। अभी हमने बताया 46 जोड़े, कितने, 23 जोड़े, क्योंकि बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन किया जाता है कि मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम में किस जोड़ी गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण ये रोग होता है। तो भैया ध्यान देना बच्चों, हमने बताया 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि भैया इस तरह से, जैसे जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, ऐसे ऐसे करके जो ये रोग होता है, इसमें 21वीं जोड़ी में, किसमें भैया, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है। मतलब टोटल गुणसूत्र 46 होता है भैया, तो 46 की बजाय 47 हो जाता है, यानी एक गुणसूत्र अलग, मतलब अतिरिक्त आ जाता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2n+1 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 और n का मतलब आप 23 जोड़ी गुणसूत्र मानिए, तो भैया 46 हो जाएगा। अब +1 कर देंगे तो प्यारे बच्चों एक ज्यादा आ जाएगा, तो चाहे आप यहां पे 46 मतलब 47 लिखिए या 2n+1 लिखिए। तो ये समझ में आ गया भैया कि ये होता क्या है, तो ध्यान से समझिए। अब लिखना क्या है प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार है जो एकादि सूत्रता के कारण होता है। एकादि सूत्रता का मतलब एक गुणसूत्र अधिक हो जाने के कारण। इसमें होता क्या है कि गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, मतलब इसमें 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और यह अतिरिक्त गुणसूत्र जो है वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण हो जाता है। ठीक, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आएगा, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की तरह दिखाई पड़ते हैं, यानी मंगोलियन प्रजाति जो होते हैं उनकी तरह दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण से इसे मंगोली जड़ता कहते हैं। और पूछ लेता है कि इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो भैया चाहे आप नंबरिंग करके लिखिए चाहे वैसे समझ लीजिए। इसमें लक्षण क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें व्यक्ति का सिर एकदम गोल हो जाता है, होंठ नीचे की तरफ लटका हुआ, यानी मोटा और लटका हुआ रहेगा। ठीक है, त्वचा बहुत मोटी और खुरदुरी रहती है, आंखें तिरछी यानी भौहें तिरछी रहती हैं, मुंह हर समय खुला रहता है। तो ये आप नंबरिंग करके भी, ऊपर से 1 2 3 करके नंबरिंग करके भी आप लक्षण लिख सकते थे, या भैया ऐसे ही समझ जाइए। तो समझ में आ गया भैया कि डाउन सिंड्रोम, नाम है डाउन लेकिन गुणसूत्र बढ़ जाता है, ऐसे ही याद रखना, उल्टा। तो मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें गुणसूत्र 46 के स्थान पे 47 हो जाता है, अर्थात एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ता है, तभी ये होता है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की तरह दिखाई देने लगते हैं, यही कारण है मंगोली जड़ता कहा जाता है। बाकी भैया लक्षण क्या है हमने लिख दिया है। आई बात समझ में बबुआ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भैया टर्नर सिंड्रोम क्या है। यह भी गुणसूत्रीय विकार में है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी ये भी आपका शुमार है, ये भी शामिल है। ठीक है ना भैया,
तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जो एकल सूत्रता के कारण होता है, यानी इसमें जो गुणसूत्र होता है अब की बार कम हो जाएगा। अभी हमने बताया भैया डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ गया था, यहां पर क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 या फिर यूं कह लें भैया, या यूं कह लें 45 हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, 45 हो जाती है। और इसमें जो गुणसूत्र कम होता है भैया वो एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कम होता है जो एक्स होता है, लिंग गुणसूत्र में कमी आती है। ठीक है, यही, और ये क्या है, प्रायः महिलाओं में होता है। किसमें, महिलाओं में। अब देखिए लिखेंगे क्या भैया कि टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जो एकल सूत्रता के कारण होता है। एकल सूत्रता का मतलब एक गुणसूत्र कम हो जाना। ठीक है, और अर्थात इसमें लिंग गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। ठीक, तथा इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 45 लिख दें, या फिर 22 + x, और ये समझ लो रिक्त को दर्शाता है जो शून्य है। ठीक है, होती है इस प्रकार का जो, मतलब इस प्रकार में अगर हम बात कर ले, महिलाओं का जो शरीर होगा वो अल्प विकसित होता है। ठीक, अल्प विकसित मादा के समान हो जाता है। ये प्रायः महिलाओं में होता है, लेकिन अगर पुरुषों में हो जाएगा तो पूरा महिलाओं की तरह ही लक्षण आ जाएंगे, ध्यान देना। यह प्रायः महिलाओं में ही होता है। इस रोग से पीड़ित महिलाओं में क्या है, जननांग अविकसित होते हैं, कद छोटा होता है, सीना चपटा होता है, अंडाशय अविकसित होता है, यानी स्त्री नपुंसक होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ये सारी चीजें इसमें नहीं चलती हैं। तो ये लक्षण है। लक्षण आप नंबरिंग करके भी लिख सकते थे कि महिलाओं में जननांग अविकसित होता है, दूसरा कद छोटा होता है, सीना चपटा होता है, अंडाशय अविकसित होता है। ठीक है, अर्थात स्त्री क्या होती है भैया, नपुंसक हो जाती है। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला हमारा टॉपिक क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, यह भी बहुत ही प्यारा, ये तीनों आनुवंशिक विकार हैं, तीन के तीनों। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण लिखिए। अब देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भैया ये एक ऐसी बीमारी होती है कि इसमें 2 गुणसूत्र भी बढ़ सकते हैं, 3 भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है वो एक्स गुणसूत्र में, और एक्स में लिंग गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है। यही कारण है कि ये प्रायः जो भी होता है पुरुषों में होता है, लेकिन आदमी ऊपर से तो आदमी होता है लेकिन लक्षण औरतों वाले हो जाते हैं, मतलब सारे लक्षण औरत वाले। बोले तो यह भी एक मतलब क्या है, गुणसूत्री विकार होता है जिसमें लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, अर्थात कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47, या फिर कह के है भैया ये मतलब 22 जोड़ी वो रहेगा, या फिर 44 करके यहां पे XXY, यानी इसमें बढ़ेगा तो ध्यान देना 44 + XXX हो सकता है, या 44 + XXY हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके अगर बढ़ेगा तो जो बढ़ेगा वो X वाला ही एक्स्ट्रा आएगा, याद रखना। तो इसमें वही चीज कि भैया क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के विकार में पुरुषों में वृषण अल्प विकसित रह जाता है, तथा स्त्रियों के समान ही वो उनमें लक्षण आ जाएगा। हमने बताया ना भैया ऊपर से तो पुरुष रहेंगे लेकिन लक्षण पूरे स्त्रियों वाले, यानी स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाएंगे, इनके शरीर पर बालों की कमी हो जाएगी, यानी शरीर में जगह जगह एकदम मतलब बाल वगैरह नहीं रहेंगे। ठीक है, बॉडी में ज्यादातर। अगर यद्यपि इसमें बाई मतलब क्या कहते हैं, यद्यपि इसमें वाई गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण ये पुरुष होते हैं, यानी वाई गुणसूत्र उपस्थित रहेगा जिसके कारण ये पुरुष होते हैं, लेकिन XX गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण इनमें स्त्रियों जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये पुरुष मंद बुद्धि व नपुंसक होते हैं, यानी इनमें होता क्या है, त्वचा ऑयली हो जाएगी, मतलब तैली,
त्वचा पे जैसे बाल वगैरह हो गए, वो ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। स्तन का विकास हो जाता है, मतलब स्त्रियों की तरह स्तन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब लक्षण, यानी ऊपर से तो आदमी आदमी रहेगा, लेकिन पूरा लक्षण स्त्रियों वाले आ जाते हैं। तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आई बात समझ में? ये भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को, और मेरे कहते हैं ना कि भैया गर्ल बोलती है आप सर रसगुल्ला बोलते हैं, हमें क्या, तो आप स्वीट बर्फी हो, कोई दिक्कत ना। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा।